कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वपि कर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। डॉक्टर मित्तल कौन सा? डॉक्टर मित्तल 6 नंबर रूम में मिलेगा। थैंक यू। एक्सक्यूज मी डॉक्टर मित्तल। आप जी मैं इंस्पेक्टर विक्रम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे फोन पे बात की। बहुत खुशी है आपसे। ये इंस्पेक्टर रूपा है। तशरीफ रखिए। थैंक यू। बाय द वे मैं तो ये समझा था कि ये कोई मरीज है। डॉक्टर साहब आप हमें मरीज ही समझिए, क्योंकि अब ये केस हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। एक बहुत ही बड़े शातिर मुजरिम ने कानून के गिरेबान में हाथ डालने की जुर्रत की है। डॉक्टर साहब आप में हमें एक उम्मीद की किरण नजर आई है, जो हमें इस राज के गहरे अंधेरे से बाहर निकाल सकता है। इंस्पेक्टर साहब लेकिन मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब मैं उस आदमी के बारे में बात कर रहा हूं जिसकी फोटोग्राफ देखकर आपने हमें यहां बुलाया और जिसका नाम आपने दत्ताराम बताया। जी देखिए इंस्पेक्टर साहब, 2 दिन से दत्ताराम हॉस्पिटल से गायब है। अगर आज उसकी फोटो मैं अखबार में नहीं देखता ना, तो मैं यही समझता कि वो हॉस्पिटल से भाग गया। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं वो मुस्लिम नहीं हो सकता, वो कोई जुल्म नहीं कर सकता, वो तो बस अल्कोहलिक हो गया था। डॉक्टर साहब क्या आप बता सकते हैं कि उसके अल्कोहलिक हो जाने की कोई खास वजह थी? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात जरूर है, दत्ताराम अपने बेटे को बहुत चाहता था, जिसका नाम था रामू। और वो इस बात को लेकर हमेशा परेशान रहता था कि वो अपने गूंगे और बहरे बेटे के लिए कुछ कर नहीं पाया। दत्ताराम का कोई बेटा भी है? जी हाँ। क्या आप उसे जानते हैं? जी हाँ, अच्छी तरह। डॉक्टर साहब क्या आप ये बता सकते हैं कि उसके बेटे की उम्र क्या होगी? उसके बेटे की उम्र यही कोई 30-32 साल, काफी बड़ा था। और दत्ताराम अपने बेटे को बहुत चाहता था। इंस्पेक्टर साहब आप यूं समझिए कि वो अपने बेटे के लिए जी रहा था। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि उसका बेटा आखिरी बार दत्ताराम से मिलने कब आया था? यही कोई 3-4 दिन पहले आया था। और जिस समय वो मिलने के लिए आया था वो रात को आया था। मैंने उसे टोका भी, लेकिन फिर मैंने सोचा ये गूंगा बहरा है, इसलिए मैंने हॉस्पिटल के कानून को तोड़कर उसे मिलने की इजाजत दी। इंस्पेक्टर साहब जब वो मिलने के लिए आया था तो उसके हाथ में एक ब्रीफकेस भी था, जो मुझे ऐसा लगा कि उसकी हैसियत के मुताबिक उसका नहीं है, लेकिन मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। अच्छा डॉक्टर साहब आप ये बता सकते हैं कि उस ब्रीफकेस में क्या हो सकता था? मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंट्स तो हो नहीं सकते उसमें। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस ब्रीफकेस में रुपए हों? हो सकता है। वो करीबन आधा घंटा तक अपने बाप के साथ था। और एक और बात जो ध्यान में आ रही है, रात को जब मैं अपने राउंड अप के बाद वापस लौटा तो मैंने देखा कि दत्ताराम बड़े आराम से सो रहा है, जबकि दत्ताराम को रात को नींद बहुत मुश्किल से आती थी। उसके बाद दूसरे दिन से वो कभी दिखा नहीं। डॉक्टर साहब आपका मरीज दत्ताराम देसी शराब के नशे में धुत होकर
दूसरे दिन ट्रक चला रहा था। क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल खुदकुशी करने वाली बात है। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, उसने खुदकुशी ही की थी। मगर खुदकुशी करने से पहले उसने एक अपराध भी किया। क्या अपराध किया दत्ताराम ने? उसने अपने ट्रक से एक लड़की को, जिसका कि नाम प्रगति है, उसकी कार को डैश करके चकनाचूर कर दिया। ये खबर मैंने अखबार में पढ़ी इस एक्सीडेंट के बारे में, लेकिन उसके अंदर कहीं दत्ताराम का नाम नहीं था। डॉक्टर साहब, वो इसलिए नहीं था क्योंकि दत्ताराम के पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। हमें उस जगह से कोई ऐसा कागज भी बरामद नहीं हुआ जिससे कि हमें उसके कोई नाम का पता चलता। हमें तो उसका नाम आपकी ज़बानी ही मालूम हुआ। ये तो बड़ी अजीब बात सुन रहा हूं मैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर दत्ताराम का बेटा आपसे मिलने आए तो आप उस पर नजर रखिएगा, क्योंकि अब उसका बेटा इस साजिश की एक मेन कड़ी बन चुका है। 3 दिन पहले उसका यहां पर ब्रीफकेस के साथ आना और दूसरे दिन सुबह दत्ताराम का अस्पताल से गायब हो जाना और फिर शराब के नशे में धुत होकर ट्रक से एक्सीडेंट कर देना किसी खास बात की तरफ इशारा करता है। इंस्पेक्टर साहब, आई एम वेरी मच कंफ्यूज अबाउट दिस केस। देखिए डॉक्टर साहब, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर दत्ताराम का बेटा आपसे मिलने आए तो आप हमें सेम नंबर पर फोन कर दीजिएगा। आप उसे कुछ देर तक रोकने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, उसे आप पर शक नहीं होना चाहिए। क्या मैं आपसे इस मदद की उम्मीद कर सकता हूं? क्यों नहीं इंस्पेक्टर साहब, अगर मुझे आपकी मदद नहीं करनी होती तो मैं आपको फोन क्यों करता? लेकिन पता नहीं क्यों मुझे विश्वास है कि दत्ताराम जैसा आदमी जो मौत की दहलीज पर पहुंच चुका हो, किसी तरह का जुर्म नहीं कर सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, क्या दत्ताराम को उसके बेटे के अलावा कोई और आदमी भी यहां पर मिलने आया था? हाँ, एक आदमी आया था। कौन था वो आदमी? इंस्पेक्टर साहब, मैं उसे जानता तो नहीं, लेकिन एक बात मैंने देखी कि दत्ताराम और उसका बेटा उसकी बहुत इज्जत करते थे। डॉक्टर साहब, क्या आप उस आदमी के बारे में कुछ बता सकते हैं? उसका हुलिया? उसका हुलिया ये कोई दरमियान कद का था, सावला सा, बहुत ज्यादा तंदुरुस्त तो नहीं, बस दुबला पतला सा। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? डॉक्टर साहब, जो हुलिया आप अभी अभी बयान कर रहे थे वो एक बहुत ही बड़े खतरनाक मुजरिम का है। देखने में तो मामूली है मगर है बड़ा खतरनाक। ये मेरा अनुमान भी हो सकता है, मगर अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। और हाँ, अब आप मुझे फोन नहीं करेंगे, बल्कि यहां पर मैं कुछ पुलिस वालों को सिविल ड्रेस में तैनात कर देता हूं, जो कि हर वक्त यहां पर मौजूद रहेंगे और हर आने जाने वाले पर कड़ी निगरानी रखेंगे। बाय द वे डॉक्टर, आपके इस इंफॉर्मेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, कानून की मदद का फर्ज है। थैंक यू डॉक्टर, यू आर ऑलवेज वेलकम। आई शुड लीव नाउ। थैंक यू। हाँ, वो फोटो मैं देख चुका हूँ। ये पुलिस वालों ने छपवाई है वो फोटो। देखिए, देख मुके, ये बात सही है कि तेरा बाप जिंदगी भर सिर्फ बेवड़ाई, अब मेरा मतलब है दारू पीता था, सारी जिंदगी वो नशे में निकाली उसने, लेकिन मरने से पहले वो तेरे लिए, हाँ, वो तेरा बाप मर गया। हाँ, 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 मर गया, लेकिन तेरे लिए कुछ काफी कुछ अच्छा, तेरे लिए अच्छा किया है कि नहीं उसने? तुझा, मेरे बाप, रडू नको, बस बस इकडे, बस 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 रे राजा माझ्या, बस बस। देख, तेरे लिए काफी कुछ अच्छा कर गया कि नहीं? देख, सुन मेरी बात, तेरे बाप की हालत बहुत खराब थी, बहुत दुखी था वो, बहुत तकलीफ में था, लेकिन एक हिसाब से अच्छा ही हुआ कि नहीं वो मर गया, क्योंकि ये सारी तकलीफों से बच तो गया वो। हैं?
लेकिन तू तू चिंता नको करू. हाँ? मैंने जो पैसा तुझे दिया है ना, वो सारा पैसे का मालिक तू अकेला है. हाँ? चिंता नहीं कराएगा, चिंता नको करू. और हाँ, तू गलती से भी वो हॉस्पिटल में मत जाना जहाँ पे तेरा बाप एडमिट था, समझा? क्योंकि ये फोटो उस डॉक्टर ने भी देखी होगी, जो डॉक्टर तेरी बाप की देखभाल करता था. हैं? वहाँ पे पुलिस वाले आए होंगे इंक्वायरी के लिए, ये आदमी कौन था, क्या है. और तू अगर हॉस्पिटल गया ना, तो डॉक्टर तेरे को पहचान लेगा और पुलिस को बताएगा और तू खामखा गिरफ्तार हो जाएगा, समझा? उधर मत जाना गलती से भी. तू एक काम कर, तू उस हॉस्पिटल में जा जहाँ पे वो, क्या उसका नाम, प्रगति प्रगति एडमिट है. हाँ हाँ, प्रगति. उधर जाके ये पता कर कि वो जिंदा है या मर गई. हैं? ये माझा राजा, तू गलती से भी ऐसा मत सोच के दुनिया में तो अकेला है. मैं हूं ना तेरे पीछे, मैं हूं तेरे साथ. तू काय को डरता है? हाँ, ये रोने का नहीं, रोने का नहीं. तू वो हॉस्पिटल में जा. हैं? मैं हूं ना तेरे साथ. समझा? समझा क्या? क्या समझा? हाँ, शाबाश. तू बहुत होशियार हो गया. जा अभी जा हॉस्पिटल में. अरे हमारे लाइन में तो ऐसे कई लोग मरते हैं. अरे को अगर समझाने जाओ तो मैं मर जाएगा एक दिन. ए! नमस्ते बोल भी नहीं सकता, गूंगा है क्या? अच्छा, तो तुम प्रगति मेम साहब के बारे में पूछ रहे हो. वैसे तो कुछ कह नहीं सकते, वैसे ही है. ये जो आदमी अभी भी यहाँ से गया है, जी सर. कौन था ये? कैसे पहचानेंगे साहब? प्रगति मेम साहब से मिलने के लिए तो कई लोग आते हैं. ये भी प्रगति मेम साहब का हाल पूछने आया था. कुछ कहा इसने? कैसे कहता, बेचारा गूंगा है. क्या वो गूंगा था? रूपा, कहीं ये वही आदमी तो नहीं जिसने हमें तलाश है? तुम ये रुको. ओके, चलो आओ बेटा. वो आदमी हाथ से निकल गया, इस लावे की तरह गायब हो गया. देखो अब तुम उस आदमी को पहचान सकते हो. अगर वो आदमी दोबारा यहीं कहीं दिखाई दिया तो तुम मुझे छोड़ना मत, पकड़ लेना. ओके? विक्रम, ये गूंगा हमारे लिए एक मुक्ति बन गया है. हाँ रूपा, मगर अब ये मिस्ट्री धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी. अब मुझे इस केस की कड़ियां एक एक करके जुड़ते हुए नजर आ रही है. दत्ताराम और गूंगे की शिनाख्त तो हो चुकी है. अब हमें उस तीसरे आदमी की शिनाख्त करनी है, और वो तीसरा आदमी जगताप के सिवाय और कोई नहीं हो सकता. कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, प्रगति से मिलने जा रहा हूं. एक मिनट विकास, तुम्हारे तेवर देखकर तो नहीं लगता कि तुम प्रगति से मिलने जा रहे हो. क्या मतलब है तुम्हारा? ये what are you doing? क्या कर रही हो आशा? ये तुम विकास, तुम्हारी आंखों में तो लहू उतर आया है. अब मैं समझी तुम कहाँ और
क्या करने जा रहे हो? मेरी आंखों का ये लहू उस दिन खत्म होगा आशा, जिस दिन मैं अपने दुश्मनों का लहूंगी। जानती हो, मैं आज तक अपनी बहन प्रगति को हॉस्पिटल में मिलने नहीं जा सका। क्यों? हाँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, और इसीलिए मैं तुम पर लगातार नजर रखे हुए हूँ। तुम अपनी बहन से मिलने सिर्फ इसलिए नहीं जा रहे हो क्योंकि तुम जानते हो कि तुम उसकी हालत देखोगे तो तुम्हें अपने गुस्से पर काबू नहीं रहेगा, है ना? यही बात है आशा। मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने मेरी बहन प्रगति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आशा, तुम भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करो कि प्रगति को जल्द से जल्द होश आ जाए। मैं जानता हूं कि ठाकुर रुद्र प्रताप, विनोद ठाकुर और जगताप ही इस साजिश के पीछे हैं। और अब की बार तुम्हारी कसम आशा, मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे विकास। इस वक्त प्रगति को हमारी जरूरत है और तुम्हें जरूरत है अपने गुस्से पर काबू पाने की। और तुमने ये फैसला कैसे कर लिया कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? मैंने कोई फैसला नहीं किया आशा, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि इस हादसे के पीछे कौन है। आशा, मैं कानून की तरह नहीं सोच सकता, कानून के रखवालों की तरह नहीं सोच सकता। और अगर ये बात सिर्फ सोचने तक ही सीमित रही आशा, तो एक दिन एक ऐसा अनर्थ हो जाएगा जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होगा। मैं जानती थी तुम मेरी कोई बात नहीं मानोगे। ठीक है, तो फिर आज तुम्हें उसी बहन की कसम है जो हर जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगे जिससे इस परिवार का ध्यान प्रगति की तरफ से हटकर तुम्हारी तरफ चला है। फिर होश नहीं आ जाता ना? कुछ नहीं करोगे विकास, कसम खाओ, तुम वादा करो मुझसे विकास। ठीक है आशा, प्रगति के होश में आने तक मैं अपने आप को रोके रखूंगा। लेकिन तुम्हारी ये कसम उन लोगों की मौत को ज्यादा दिनों तक नहीं टाल सकेगी जो लोग इस साजिश के जिम्मेदार हैं। मैं बहुत जल्द उन लोगों तक पहुंच जाऊंगा आशा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि कत्ल की इस साजिश के नाटक का असली सूत्रधार कौन है। बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। भगवान, मैंने आज तक तुझसे कुछ भी नहीं मांगा, और इसलिए नहीं मांगा क्योंकि बिना मांगे ही तूने दुनिया की सारी खुशियां मेरी झोली में डाल दी। लेकिन आज मैं तुझसे कुछ मांगने आया हूं। आज मैं तुझसे अपनी दिल की धड़कन, अपनी जिंदगी वापस मांगने आया हूं। भगवान, मेरी जिंदगी मुझे लौटा दो, मेरी दिल की धड़कन मुझे लौटा दो भगवान। लोग कहते हैं तेरे घर में देर है, देर नहीं। तो फिर आज तू अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहा है भगवान? उस मासूम ने तो आज तक किसी का दिल भी नहीं दुखाया। वो तो औरों के गम बांटती आई है, दूसरों के दुख को अपना समझती आई है, दूसरों के बोझ को अपना बोझ समझकर अपने नाजुक कंधों पर उठाती आई है। भगवान, लोग कहते हैं कि इस दुनिया में हमेशा झूठ की हार हुई है और सच्चाई की जीत। प्रभु, प्रगति तो सच्चाई का दूसरा नाम है, सच्चाई की रूप है। अगर आज सच्चाई हार गई तो लोगों का सच्चाई पर से विश्वास उठ जाएगा। भगवान, सच्चाई पर से विश्वास उठ जाएगा। भगवान, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं,
आज सच्चाई अंधकारों में घिरी हुई है, उसकी जुबान बंद है। भगवान, सच्चाई को इस अंधकारों की दुनिया से निकालकर उजाले की दुनिया में ला दो, उसे फिर से जुबान दो भगवान, वरना उसके बिना हजारों दुखियारों की जिंदगी में बादल छा जाएंगे। हम दुखियारे तुझसे फरियाद करते हैं भगवान, हमें हमारी प्रगति लौटा दो भगवान, हमें हमारी प्रगति लौटा दो। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।